सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि दुष्ट आत्मा साधक से भीषण युद्ध में वू झांगकोंग मो की रक्षा करता है और शत्रु को भगा देता है। उधर 14 वर्षीय तांग वूलिन हेवन डू ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में अपनी प्रतिभा सिद्ध करने पहुंचा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक दिव्य लोहार, ये विचार आते ही तांग वूलन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिमाग उत्साह से गूंज उठा। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ। मैं यहाँ पैसे कमाने आया था और बदले में एक दिव्य लोहार से व्याख्यान सुनने को मिल रहा है। कमाल। परीक्षा की अवधि के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। पहली मंजिल का हॉल तब तक खचाखच भर चुका था जब तांग वूलिन और क्लर्क वहां पहुंचे। हॉल के बीचों बीच 20 मीटर व्यास का एक गोल स्थान खाली छोड़ा गया था। वहां फोर्जिंग के लिए जरूरी सभी उपकरण सुसज्जित थे। हर कोई उत्साह और प्रतीक्षा से भरा हुआ था। क्लर्क मुश्किल से तांग वूलिन को भीड़ के किनारे तक ही ला सका। हालांकि तांग वूलिन लंबा था, लेकिन भीड़ में मौजूद सारे लोहार ताकतवर दैत्य जैसे थे। वो सिरों के समुद्र के ऊपर कुछ देख ही नहीं पा रहा था। तांग वूलिन झुकता मुड़ता भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ने लगा। बच्चे सावधान, मत घुसो, कुचले जाओगे, क्लर्क ने पीछे से चिल्लाया, लेकिन वो तब तक जा चुका था। तांग वूलिन आगे बढ़ता गया। भले ही उसका शरीर दुबला दिखता था, लेकिन उसमें छिपी ताकत राक्षसी थी। उसी ताकत और कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन की मदद से वो जल्द ही भीड़ के बीचों बीच पहुंच गया और पहली पंक्ति में जगह बना ली। चारों ओर उत्साह से भरे लोहार थे। किसी ने भी ये नहीं देखा कि एक बच्चा चुपके से आगे आ गया है। 5 मिनट बीते और भीड़ 2 भागों में बंट गई, जिससे एक आदमी केंद्र में आ सके। उसके चारों ओर कर्मचारियों का दल था और उसे देखते ही सब लोग जयकार करने लगे, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। हॉल मानो उबलते सागर में बदल गया। तांग वूलिन ने देखा एक सुंदर पुरुष, काले बाल और काली आंखें। देखने में वो 30 के आसपास का लगता था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा गहराई थी। उसके कनपटे पूरी तरह सफेद थे, जो उसके बाकी काले बालों से तेज विरोध पैदा कर रहे थे। लेकिन सबसे आकर्षक चीज उसके हाथ थे। वे आम आदमी के हाथों से 50% बड़े थे, पर भारी या खुरदुरे नहीं, बल्कि पतले और उजले थे। वे किसी युवती के हाथों जैसे लगते थे, बस बहुत बड़े। वास्तव में उसके हाथ जेड की तरह चमक रहे थे। ये व्यक्ति एक दिव्य लोहार था, पूरे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का महानतम लोहार और एक टाइटल्ड डॉलुओ। युद्ध शक्ति में वो फेंग वू यू से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन श्रीक ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन ने कभी महाद्वीपीय एसोसिएशन की परवाह नहीं की थी। वो ज़ेन हुआ था, महाद्वीप का एकमात्र दिव्य लोहार। एक लोहार होने के नाते तांग वूलिन ने उसका नाम बहुत पहले से सुन रखा था। वो लोहारों की दुनिया की एक जीवित लेजेंड था। उसके युवा रूप के विपरीत वो असल में 45 वर्ष का था। 37 की उम्र में वो दिव्य लोहार बन गया था और अब उसे 8 साल हो चुके थे। वो अपने शिखर पर था, फिर भी युवावस्था में वो कभी घमंडी नहीं था। पहले वो एक छोटे कस्बे की ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का अध्यक्ष था और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पूरे महाद्वीप का अध्यक्ष और एकमात्र दिव्य लोहार बन गया। संत लोहार रहते हुए उसने 4 शब्द युद्ध कवच बनाने की कोशिश की थी। कई टाइटल्ड डॉलुओं की मदद और अनगिनत घंटों की मेहनत के बाद वो मुश्किल से सफल हुआ, लेकिन वो असली 4 शब्द कवच नहीं कहलाता था, बस छद्म स्तर का था। असली सफलता उसे 8 साल पहले मिली, जब वो इस पीढ़ी का दिव्य लोहार बना। इसके बाद उसने टाइटल्ड डॉलुओं के लिए 4 शब्द युद्ध कवच बनाने शुरू किए। एकमात्र दिव्य लोहार होने के कारण उसका प्रभाव असाधारण था। तांग वूलिन की आंखें चमक उठीं। इस महान व्यक्ति से थोड़ा सा भी सीख पाना सौभाग्य की बात थी। नमस्ते सभी को, ज़ेन हुआ ने हाथ हिलाया। सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। नमस्ते प्रेसिडेंट। हॉल मानो उबलते सागर में बदल गया। ज़ेन हुआ ने मुस्कुराया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुरंत शुरू करता हूँ। हाल में बहुत व्यस्त था और काफी समय बाद व्याख्यान दे रहा हूँ। आज मैं अपनी कुछ गहरी समझ आप सबके साथ बांटूंगा। जो सीखो उसे बाद में खुद आजमाना। वो फोर्जिंग टेबल के पास गया और अपने बड़े हाथ उस पर रखे। ये मिश्र धातु फोर्जिंग की एक छोटी सी तरकीब है, जिसे मैंने हाल ही में खोजा है। जैसा कि आप जानते हैं, मिश्र धातु बनाना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण चरण है। छठे स्तर पर आप मिश्र धातु बनाना शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा धातुएं मिला सकते हैं। विशेषकर जितनी धातुएं होंगी, प्रक्रिया उतनी कठिन होगी। ये तकनीक कठिनाई को कम कर सकती है। इसे आप मेल्टिंग या उत्प्रेरक के सिद्धांत से निकली विधि कह सकते हैं। अलग अलग धातुओं के गुण अलग अलग होते हैं और जब 2 धातुएं मिलती हैं तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, ज़ेन हुआ शांत और स्पष्ट स्वर में समझाता गया। सभी ध्यान से सुन रहे थे और हर शब्द याद रखने की कोशिश कर रहे थे।
तांग वूलन और भी चकित होता गया। उसने मुचेन से कुछ ऐसा ही सुना था, लेकिन तब वो छठे स्तर तक नहीं पहुंचा था। अब ज़ेन हुआ से सुनकर सब कुछ जुड़ता चला जा रहा था। पिछले आधे साल से वो मिश्र धातु फोर्जिंग का अभ्यास कर रहा था। ये व्याख्यान उसके लिए वरदान था, और इस तरह इसे मिलाने से मेहनत घटेगी और सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ज़ेन हुआ मुस्कुराकर बोला, कमाल। एक युवा आवाज ताली बजाते हुए बोली। सब चौंक गए। आवाज एक किशोर की थी। ज़ेन हुआ तांग वूलिन की चमकती आंखों को देखकर मुस्कुराया। क्या तुमने समझ लिया? तांग वूलिन ने सिर हिलाया। वो पूरी तरह अपने विचारों में डूबा था। बहादुर बच्चे, ज़ेन हुआ हंसा। बहुत अच्छा, लगता है हमारी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का भविष्य उज्जवल है। अध्यक्ष, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? तांग वूलिन उत्साह से भर उठा। झेनुआ द्वारा बताए गए सिद्धांत पहले ही उसके मन में मिश्र धातु ढलाई के ज्ञान के साथ घुलने लगे थे, लेकिन उसे सब कुछ व्यवहार में आजमाना था। उसके हाथ सचमुच खुजला रहे थे। वो इसे आजमाने के लिए बेताब था। झेनुआ ने विस्मय से तांग वूलिन की ओर देखा। तुम मिश्र धातु ढालने की कोशिश करना चाहते हो? भीड़ में दबे दबे फुसफुसाहट फैल गई। जो क्लर्क तांग वूलिन को यहाँ लाया था, वो पहले ही अपना हाथ चेहरे पर रख चुका था। ये बच्चा जरूरत से ज्यादा साहसी है, बिल्कुल उस नवजात बछड़े की तरह जो सीधे बाघ के सामने आ खड़ा हो। तांग वूलिन ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ा। अध्यक्ष, क्या मुझे अनुमति है? झेनुआ मुस्कुराया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो जरूर। क्लर्क दौड़कर तांग वूलिन के पास आया, उसके सामने झुका और फुसफुसाया। बच्चे, परेशानी मत खड़ी करो, बस यहाँ से चले जाओ। अध्यक्ष के पास अभी बहुत काम है। झेनुआ हंस पड़ा। उसे आने दो। किसी बच्चे के लोहार बनने के जुनून को कुचलना ठीक नहीं होगा। उसकी आंखों में देखो, लोहारगिरी के लिए उसका प्रेम सच्चा है। आओ बच्चे। तांग वूलिन ने क्लर्क की ओर तक नहीं देखा। उसकी निगाहें शुरू से ही झेनुआ पर टिकी थी। वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और तुरंत बोला, मुझे कुछ हैवी सिल्वर, स्टार आयरन और वो सार्वभौमिक उत्प्रेरक चाहिए जिसके बारे में आपने बताया था, स्काई मून पाउडर। ठीक है, इसे जो मांगा है दे दो। झेनुआ ने अपने कर्मचारियों को इशारा किया। तांग वूलिन ने उसे चकित कर दिया। लोहारगिरी के प्रति गहरे प्रेम के अलावा उसकी आंखों में अडिग आत्मविश्वास झलक रहा था। मंच भय का नामो निशान तक नहीं था। दर्शकों में बैठे लोहार भी हैरान थे, लेकिन झेनुआ की दृष्टि में उनमें से किसी में भी तांग वूलिन जितनी स्थिरता नहीं थी। इतनी उत्तेजना में भी वो कांप नहीं रहा था। वो चट्टान की तरह अडिग था। झेनुआ ने यह भी देखा कि उसके हाथ सामान्य से बड़े थे और उसकी उंगलियों की गति सधी हुई थी। ये एक अनुभवी लोहार का स्पष्ट संकेत था। बहुत कम चीजें झेनुआ का ध्यान खींचती थी, लेकिन अब उसकी रुचि पूरी तरह जाग उठी थी। वो देखना चाहता था कि ये बच्चा कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में धातुओं की कोई कमी नहीं थी। तांग वूलिन द्वारा मांगी गई सारी धातुएं शीघ्र ही पहली मंजिल के विशाल हॉल में बने ढलाई क्षेत्र में पहुंचा दी गईं। तांग वूलिन ने औपचारिकता नहीं की और तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने भट्टी खोली, 2 धातु के टुकड़े अंदर रखे, तापमान समायोजित किया और मशीन चालू कर दी। फिर वो झेनुआ की ओर मुड़ा। अध्यक्ष, क्या मैं आपसे एक और गुजारिश कर सकता हूँ? झेनुआ मुस्कुराया। क्या मैं आपके हथौड़े उधार ले सकता हूँ? पूरा सभागार शोर से भर गया। किसी और लोहार के हथौड़े लेना बहुत दुर्लभ बात थी, और वो भी दुनिया के एकमात्र दिव्य लोहार के। झेनुआ भी स्तब्ध रह गया। ये बच्चा सचमुच दिलचस्प है। तांग वूलिन के पास और कोई विकल्प नहीं था। इस समय वो पूरी तरह कंगाल था। उसके सारे सामान उसके शिक्षकों ने जब्त कर लिए थे, यहाँ तक कि उसके 1000 परिष्कृत टंगस्टन हथौड़े भी। ठीक है, झेनुआ ने कहा। उसने कुछ बुड़बुड़ाया और प्रकाश की चमक के साथ एक जोड़ी हथौड़े उसके हाथों में प्रकट हो गए। उसने वो तांग वूलिन को थमा दिए। हथौड़े उजले सफेद रंग के थे, जिन पर नीले बादलों जैसे पैटर्न लहरा रहे थे, अद्भुत और रहस्यमय। ये स्पिरिट रिफाइंड हथौड़े हैं। तांग वूलिन ने एक नज़र में पहचान लिया। ये स्पिरिट रिफाइंड क्लाउड गोल्ड से बने थे, क्लाउड कॉपर और प्लैटिनम क्रिस्टल का मिश्र धातु। मैंने इन्हें 15 वर्ष पूर्व बनाया था। अगर तुम आज सचमुच मिश्र धातु ढालने में सफल हुए तो ये मैं तुम्हें उपहार में दे दूंगा। तांग वूलिन ने दोनों हथौड़े थामे और आंखें बंद कर लीं। जब वरिष्ठ लोहारों ने देखा कि वो उन्हें कितनी सहजता से पकड़ रहे हैं, तो उनके चेहरों पर आश्चर्य फैल गया। क्लाउड गोल्ड अत्यंत भारी माना जाता है। ये हथौड़े देखने में हल्के थे, लेकिन प्रत्येक का वजन 200 किलोग्राम से अधिक था। तांग वूलिन ने उन्हें ऐसे संभाला मानो साधारण हथौड़े हों। पूरा सभागार अवाक रह गया। तभी भट्टी से चमकता हुआ हैवी सिल्वर ऊपर आया।
तांग वुलिन ने बाएं हाथ के हथौड़े से हल्की चोट की। मधुर ध्वनि गूंज उठी। वो रुका, भौहें सिकोड़कर सुनने लगा। झेनुआ की मुस्कान गंभीर हो गई। वो समझ गया कि तांग वुलिन हथौड़े और धातु की आवाज सुन रहा है, उनसे संवाद कर रहा है। पहली चोट बिल्कुल निर्दोष थी, कंपन। तांग वुलिन बुड़बुड़ाया। सुनहरी रोशनी उसकी आंखों में चमकी और उसने जोर से प्रहार किया। धमाके के साथ हथौड़ा धातु में धंस गया और कंपन पूरे हॉल में फैल गया। ये क्लाउड गोल्ड हथौड़ों का विशेष प्रभाव था, ट्रेमर। भीड़ स्तब्ध थी। ये प्रहार उसकी शक्ति और कौशल दोनों का प्रमाण था। झेनुआ संतोष से मुस्कुराया। ये बच्चा अद्भुत है। 3 सेकंड बाद तांग वुलिन ने हथौड़ा उठाया और फिर से प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ कमरा कांप उठा। भारी चांदी से सफेद चूर्ण का फव्वारा सा उछल पड़ा। ये इस बात का प्रमाण था कि कंपन प्रभाव काम कर रहा था। ये धातु के भीतर की अशुद्धियों को हिला हिलाकर बाहर निकाल सकता था। हालांकि परिणाम सरल दिखता था, लेकिन ये ऐसा काम नहीं था जिसे कोई भी कर सके। इस प्रभाव की पूरी क्षमता निकालने के लिए लोहार के पास अपार शारीरिक शक्ति, ठोस आत्मशक्ति की नींव, विशाल आध्यात्मिक शक्ति और जिस धातु को वो गढ़ रहा हो उसकी गहरी समझ होना जरूरी था। इनमें से किसी एक की भी कमी हो तो कंपन का उपयोग असंभव हो जाता, बल्कि वो उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकता था। और तांग वुलिन का दूसरा प्रहार उसी का प्रमाण था। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर 3 सेकंड में एक बार। सामने खड़े उस लड़के को हथौड़ा चलाते देख ज़ेनहुआ की सौम्य मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। उसकी आंखों में संदेह की हल्की झलक आ गई। तांग वुलिन ने हथौड़ा चलाना जारी रखा और 7वां प्रहार पड़ते ही भारी चांदी कांप उठी। एक चमक के साथ सारी अशुद्धियां अलग हो गई। 100 बार परिशोधित। सिर्फ 7 वारों में 100 परिशोधन। ज़ेनहुआ सीधा खड़ा हो गया और आसपास के अनुभवी लोहार हक्के बक्के रह गए। एक दिव्य लोहार के रूप में ज़ेनहुआ एक ही वार में 100 परिशोधन कर सकता था, लेकिन ये किशोर 7 वारों में। तभी तांग वुलिन ने अपना दाहिना हाथ चलाया। उसने बटन दबाया, तारा लोहा बाहर निकाला जो अभी अभी तपकर तैयार हुआ था और उस पर दाहिने हथौड़े से प्रहार किया। कंपन तारा लोहे में दौड़ गया। वो दोहरी फोर्जिंग कर रहा है। उसे यहाँ लाने वाला क्लर्क स्तब्ध रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना छोटा लड़का इतना निपुण हो सकता है। 2 धातुओं की एक साथ फोर्जिंग, भले ही ये सिर्फ 100 परिशोधन हो, ये तो केवल तीसरे या चौथे दर्जे के लोहार ही कर सकते थे। अब दोनों हथौड़े एक साथ गिरे, भारी चांदी और तारा लोहे पर एक साथ। हर वार दर्शकों के दिलों को हिला देता। लगातार गूंजते प्रहारों के बीच तांग वुलिन की दुनिया सिमट कर बस वो और वे धातुएं रह गई। उसने अभी अभी मिश्र धातु फोर्जिंग के बारे में जो सीखा था, उसे आजमाने की तीव्र इच्छा हो उठी। ये बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती गई, यहाँ तक कि उसे लगा मानो वो फट ही पड़ेगा। तभी 2 अलग अलग गूंजें हॉल में गूंज उठी। 2 रोशनियां ऊपर उठी, एक चांदी सी चमकती हुई, दूसरी असंख्य तारों की झिलमिलाहट से बनी। दोनों मिलकर 6 फुट ऊंची 2 रंगी किरण बन गई, जिसने पल भर के लिए पूरे हॉल को नहला दिया और फिर लुप्त हो गई। 2 हथौड़े, 2 धातुएं और दोनों 1000 परिशोधित, आत्मशक्ति युक्त। 5 फुट ऊंची रोशनी भी अद्भुत मानी जाती थी, लेकिन इस बालक ने एक साथ 2 धातुओं को परिशोधित कर 6 फुट की रोशनी पैदा की। ये तो संत स्तरीय 1000 परिशोधन का चिन्ह था, जो केवल संत लोहार ही कर पाते थे। तांग वुलिन को इन प्रतिक्रियाओं का आभास भी नहीं था। ये सफलता काफी हद तक ज़ेनहुआ के बादल स्वर्ण हथौड़ों की वजह से थी, जिनमें उसकी वर्षों की शक्ति समाई हुई थी। साथ ही तांग वुलिन भी पूर्ण अवस्था में था। इन सब के कारण वो मुश्किल से संत स्तरीय परिशोधन कर पाया, लेकिन वो अभी रुका नहीं था। 3 बैंगनी आत्मछल्ले उसके पैरों तले उभरे। आत्मशक्ति हथौड़ों में बहने लगी और उनके चारों ओर धुंधली आभा फैल गई। हथौड़े हल्के हो गए और तांग वुलिन पहले से भी तेज हो गया। दोनों हथौड़े बिजली से गिरे और दोनों धातुओं को एक दूसरे पर बेमारा। सबसे कठिन चरण पूरा हो चुका था। अब रास्ता आसान था। हर वार में हो जीवन शक्ति और आत्मशक्ति धातुओं में उड़ेलता गया। दोनों रंग आपस में घुलने लगे। अब मिश्र धातु फोर्जिंग शुरू हुई। पूरा हॉल दंग रह गया। ये लड़का आखिर है कौन? इतनी कम उम्र में मिश्र धातु? राष्ट्रपति भी इतनी उम्र में ये नहीं कर पाए थे। तांग वुलिन ने जानबूझकर पहले आत्म परिशोधन नहीं किया। ये सब उसके एक शब्द युद्ध कवच के लिए था। भारी चांदी और तारा लोहे से उसे तारा चांदी बनानी थी। अभी के लिए 1000 परिशोधित धातु ही पर्याप्त थी। ज़ेनहुआ पसीने में नहा गया। क्या उसकी आत्मशक्ति खत्म हो गई? लेकिन तभी एक सुनहरा आत्मछल्ला प्रकट हुआ और तांग वुलिन की रक्तसार शक्ति उफान पर आ गई।
यदि ये कोई और मिश्र धातु होती तो तांग वूलन को अपनी स्वर्ण आत्मा अंगूठी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो इस स्टार सिल्वर को अपने ही उपयोग के लिए ढाल रहा था। उसे अपने रक्त तत्व को उसमें प्रवाहित करके अपने मांस और रक्त से इसे बांधना था। फिर जब ये उसकी युद्ध कवच का हिस्सा बनेगा तो ये उसके साथ और भी अधिक सामंजस्य में होगा। स्वर्ण आभा बादल स्वर्ण हथौड़ों को ढकने लगी और तांग वूलन ने अपने रक्त तत्व को उभरते हुए स्टार सिल्वर में कूटना शुरू किया। कान फाड़ देने वाली गर्जनाएं पूरे हॉल को हिला रही थीं। हर प्रहार में अपार भार और वेग था। फॉजिंग मेज कांप उठी। स्टार सिल्वर हर वार के साथ धीरे धीरे सिकुड़ता गया। तांग वूलन ने दोनों हथौड़े एक साथ नीचे पटके। उसने ड्रैगन जैसी दहाड़ लगाई और स्वर्ण प्रकाश की 2 धाराएं हथौड़ों से बहकर स्टार सिल्वर में समा गईं। एक आभासी अजगर धातु से निकलकर हवा में कुंडली मारता हुआ ऊपर उड़ गया। उसी समय स्टार सिल्वर चमक उठा। उसकी सतह पर तारों जैसी चमक में एक अजगर की आकृति उभर आई। वो अजगर तांग वूलन की व्यक्तिगत छाप थी। तांग वूलन परिणाम से अत्यंत प्रसन्न था। वो पूरे 1 मिनट तक दहाड़ता रहा, फिर शांति से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में न बुझने वाली ज्वाला जल रही थी। उसे सहज ही महसूस हुआ कि वो एक सीमा पार कर चुका है। एक लोहार के रूप में उसका विकास जबरदस्त था और उसकी मिश्र धातु निर्माण की सफलता दर पहले से कहीं अधिक होने वाली थी। उसने कर दिखाया। उसने सचमुच एक आत्मा मिश्र धातु गढ़ ली। जेन हुआ भौहें से कोड़कर उसे निहारता रहा। आपके हथौड़े उधार देने के लिए धन्यवाद। अब मैं इस तकनीक को समझ गया हूँ। मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद, तांग वूलन ने सम्मान से कहा। शक्तिशाली लोग रहस्यों से अनजान नहीं थे और लोहार भी इससे अलग नहीं थे। एक अच्छी फोर्जिंग तकनीक किसी लोहार की क्षमता और सफलता दर को बहुत बढ़ा सकती थी, और इतनी अनमोल तकनीक फिर भी झेन हुआ ने इसे निःशुल्क सिखा दिया था। इसी से तांग वूलन के मन में पहले से बनी धारणा और पक्की हो गई कि झेन हुआ सम्मान और प्रशंसा के योग्य व्यक्ति है। झेन हुआ ने गंभीर भाव से पूछा, तुम किसके शिष्य हो और तुम्हारी उम्र क्या है? ये प्रश्न तांग वूलन को चौंका गए। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपनी प्रतिभा उजागर कर चुका है। उत्साह में वो छिपाला भूल गया था। अब इतने लोहारों और एकमात्र जीवित दिव्य लोहार के सामने झूठ बोलने का कोई अर्थ नहीं था। मेरे गुरु मू चेन है और मेरी उम्र 14 वर्ष है। ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल हंगामे से भर गया। वो केवल 14 साल का है और मिश्र धातु गढ़ सकता है। झेन हुआ की छाती जोर से उठी गिरी, पर मू चेन का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर शून्यता छा गई। तुम्हारा लोहार बैज कहाँ है? तुम्हारा दर्जा क्या है? अध्यक्ष होते हुए भी झेन हुआ को संदेह था, लेकिन उसकी पैनी नज़र एक तथ्य पकड़ चुकी थी। इस स्टार सिल्वर की सामंजस्य दर 95% से भी अधिक थी। मैं अभी परीक्षा के बीच में हूँ, इसलिए मेरी सारी चीज़ें जब्त कर ली गई हैं। मैं 5वें दर्जे का लोहार हूँ। 5वां दर्जा। सबने अंदाजा लगाया था, पर सुनते ही फिर भी हाँफ गए। 14 साल का 5वें दर्जे का लोहार। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। झेन हुआ का भी। झेन हुआ हंसा। वो धूर्त मू चेन, उसने तुम्हें इतनी अच्छी तरह छिपा रखा, कमबख्त। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं ये स्टार सिल्वर ले सकता हूँ? मैं मिशन लेकर भुगतान कर दूंगा। झेन हुआ ने भौहें चढ़ाई। भुगतान की जरूरत नहीं, ये तो पहले से तुम्हारा है, और वचन के अनुसार ये हथौड़े भी तुम्हारे हुए। कंपन प्रभाव वाले ये बादल स्वर्ण हथौड़े अनमोल खजाना थे। फिर भी तांग वूलन ने सिर हिलाया। मुझे इनकी जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से हथौड़े हैं, पर धन्यवाद। क्या मैं इन्हें पैसों के बदले लौटा सकता हूँ? पैसों के बदले? भीड़ सन्न रह गई। दिव्य लोहार उभार दे रहा था और ये बच्चा इन्हें पैसे में बदलना चाहता था। झेन हुआ अवाक रह गया। ये मू चेन की शरारत है, जरूर है। ठीक है, उसने अंत में कहा और कर्मचारी को इशारा किया, मेरे साथ आओ। लिफ्ट में अकेले होते ही उसने पूछा, क्या मू चेन ने तुम्हें भेजा? नहीं, मैं कंगाल हूँ, तांग वूलन ने संकोच से कहा। परीक्षा के लिए पैसे कमाने आया हूँ। श्रेक अकेडमी? तुम्हें कैसे पता? अब समझा। झेन हुआ हंसा। मुझे लगा था सबसे बड़ा प्रतिभावान शिष्य कोई और है, पर असली तो तुम हो। अंकल गुरु, तांग वूलन ने तुरंत संबोधन बदला। झेन हुआ मुस्कुराया। पहले खाना खाओ, फिर तुम्हारे लिए प्रतिद्वंदी ढूंढता हूँ। जब भोजन आया, तांग वूलन की आंखें भर आईं। पहला व्यंजन था 1000 वर्षीय भूमि अजगर का स्नायु, वही वस्तु जो उसे पहले एक मुहर तोड़ने के लिए चाहिए थी, और यहाँ केवल भोजन के रूप में। चावल था चांदनी चावल, दुर्लभ, शीत प्रदेशों में उगने वाला। पहला कौर लेते ही मिठास और ऊष्मा घुल गई। ये उसके स्वाद के लिए स्वर्ग था। तांग वूलन के मन में उस समय बस यही एक ख्याल था, जब वो चावल और कंडरा को लालच से निगलता जा रहा था। 1000 साल पुराने लैंड ड्रैगन के टेंडन की पूरी प्लेट पलक झपकते ही गायब हो गई, साथ ही मूनलाइट चावल के 6 कटोरे भी। रसोइया, जो 50 के आसपास का दुबला पतला बूढ़ा था, शुरुआत में मुस्कुराते हुए तांग वूलन को खाते देख रहा था, लेकिन अंत तक उसकी खुशी हैरानी में बदल गई। ये लड़का तो सच में खाने का उस्ताद है।
हालांकि उसकी खुराक उनके आम भोजन से कम थी, फिर भी मूनलाइट चावल और ड्रैगन टेंडन साधारण खाने से कहीं अधिक पौष्टिक थे। मूनलाइट चावल का एक ही दाना किसी साधारण इंसान को पूरे दिन तृप्त करने के लिए काफ़ी था, लेकिन टांग वूलिन 6 कटोरे खाने के बाद भी और चाहता था। हर कौर के साथ टांग वूलिन की रक्तसार ब्लड एसेंस को मजबूत होते देख रसोइये ने मजाक मजाक में सोचा कि सारा खाना मानो सीधे रक्तसार में बदल रहा है। कुछ देर बाद जब सूप परोसा गया और टांग वूलिन ने 7वां कटोरा भी खत्म कर दिया तो उसने सिर उठाकर रसोइये से पूछा, चाचा, क्या और है? रसोइये को समझ नहीं आ रहा था कि कैसा भाव बनाए। तुम तो राष्ट्रपति से भी ज्यादा खा सकते हो, अब कुछ भी नहीं बचा। टांग वूलिन ने कटोरा रखते हुए उदास सी आवाज में कहा, तुम सच में अभी भी भूखे हो? हाँ, मेरा पेट तो बस आधे से थोड़ा ज्यादा भरा है। खैर, मैं संभाल लूंगा, लेकिन चाचा गुरु क्या खाएंगे? रसोइये ने उसे अंगूठा दिखाया, फिर उठकर पीछे की छोटी रसोई में चला गया। जरा इंतजार करो। इधर एक अलग कमरे में ज़ेन हुआ बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, जबकि टांग वूलन पेट भर रहा था। जैसे ही उसका सोल कम्युनिकेटर जुड़ा, वो चिल्ला उठा, मूचेन, मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। दूसरी ओर मूचेन का दिल तेज धड़कने लगा। क्या हुआ, कोई बात है? ज़ेन हुआ व्यंग्य से बोला, अब भी पूछने की हिम्मत है? क्या सच में तुमने जानबूझकर अपने शिष्य को यहाँ गड़बड़ी मचाने नहीं भेजा था? शिष्य? मूचेन की आवाज भी ऊंची हो गई। क्या तुम वूलिन से मिले हो? और किससे बात कर रहा होगा? ज़ेन हुआ की आवाज में ताना टपक रहा था। लाइन कुछ पल के लिए खामोश हो गई। कुछ तो बोलो, ऐसा अद्भुत बच्चा तुम्हें कब मिला? टांग वूलिन के सामने उसका शांत चेहरा बस एक मुखौटा था। 14 साल का 5वें दर्जे का ब्लैकस्मिथ, एक दिव्य ब्लैकस्मिथ होने के नाते वो इसकी अहमियत अच्छी तरह जानता था। टांग वूलिन की नींव मजबूत थी, बुद्धि तेज थी और ब्लैकस्मिथिंग की प्रतिभा तो ईश्वरीय थी। ये सब उसने क्लाउड गोल्ड हथौड़ों को संभालते हुए पहचान लिया था। टांग वूलिन अगली पीढ़ी का दिव्य ब्लैकस्मिथ बनने वाला था। अगर वो स्थिर गति से बढ़ता रहा तो ये तय था। बेशक उसे टाइटल्ड डूलो भी बनना पड़ेगा, लेकिन लड़ाकू सोल मास्टरों की तुलना में ब्लैकस्मिथ के लिए टाइटल्ड डूलो बनना कहीं आसान था। कुछ स्वर्गीय खजानों से उन्हें उस स्तर तक पहुंचाया जा सकता था। नींव थोड़ी अस्थिर होती, मगर वो आवश्यक सोल पावर हासिल कर लेते। इन सब बातों को जानकर ज़ेन हुआ को टांग वूलिन के भविष्य की चिंता नहीं थी। वो महाद्वीप के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक था। संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, बस एक प्रतिभा मिलना मुश्किल था, और अब वो मिल चुकी थी। इसकी उम्मीद मत करना, मूचेन चीख पड़ा। मूचेन, ज़ेन हुआ ने नरमी से कहा। मूचेन हंसा, आवाज में तंज भरा था। तुम्हारे सारे हथकंडे में जानता हूँ। क्या हम कभी सहपाठी नहीं थे? ज़ेन हुआ मुस्कुराया। थे, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं। असल में ज़ेन हुआ को वही सबसे ज्यादा समझता था, क्योंकि वही उसका बड़ा भाई था। जूनियर भाई, पुराने दिन याद है? हमें ब्लैकस्मिथिंग की दुनिया के 2 महान प्रतिभाशाली कहा जाता था। मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा था। और कुछ भी चलेगा, मगर मेरा शिष्य नहीं। क्या मैंने तब अपनी प्यारी युआन बाओएर तुम्हें नहीं दी थी? आज तुम्हारी प्यारी बेटी उसी की वजह से है। मेरे पास न पत्नी है, न कभी होगी। मेरे दिल में सिर्फ बाओएर है। क्या तुम्हें पता है वो फैसला कितना दर्दनाक था? मुझे शिष्य नहीं, मुझे एक बेटा चाहिए जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। ज़ेन हुआ की आवाज भरा गई। मूचेन शांत हो गया। तभी एक कोमल आवाज आई, बड़े भैया, क्या आप रो रहे हैं? ज़ेन हुआ से हर गया। बाओएर? तो क्या मैं मूचेन को छोड़कर आपके पास आ जाऊं? वो मीठे स्वर में बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ेन हुआ घबरा गया। जूनियर सिस्टर, ऐसे कैसे कह सकती हो? तो बकवास बंद करो, बेकार में फोन मत किया करो। युआन बाओएर चिल्लाई और कॉल काट दिया। ज़ेन हुआ सन्न रह गया। इधर मूचेन अपनी पत्नी को हैरानी से देख रहा था। बाओएर, सब ठीक है? वो अपनी गोद में बैठकर मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी मरमी सिर्फ आपके लिए है। तो बड़े भाई का क्या? वो हंसी। मैं बस उसे चेतावनी दे रही थी। सच ये है कि उसने पहले मुझे शादी के लिए पूछा था, मगर वो बहुत जिद्दी और महत्वाकांक्षी था। उसके दिल में मैं और ब्लैकस्मिथिंग दोनों होते, और ब्लैकस्मिथिंग ऊपर होती। मैं ऐसा आदमी क्यों चुनती? इसलिए मैंने कहा कि मुझे तुम पसंद हो। मूचेन स्तब्ध है गया। अब समझ आया, तुम साधारण जिंदगी के लिए बनी हो। युआन बाओएर मुस्कुराई। मुझे बस तुम और लिटिल शी चाहिए, यही काफी है। जब ज़ेन हुआ अपने निजी भोजन कक्ष में लौटे तो उनका भाव पहले जैसा सामान्य हो चुका था। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ सुनकर टांग वूलिन तुरंत सीधा खड़ा हो गया। अंकल गुरु, उसने कहा। ज़ेन हुआ ने इशारे से उसे फिर बैठने को कहा। खाना हो गया? हाँ, खा लिया। अच्छा है, ज़ेन हुआ बोले। मैंने अभी तुम्हारे गुरु को फ़ोन किया और बताया कि तुम यहाँ आए हो। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। मैंने तुम्हारे लिए एक प्रतिद्वंदी भी तय कर दिया है।
ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की सील्ड स्पेस में वो तुम्हारा इंतजार करेगा। मैं पूरी लड़ाई रिकॉर्ड करूंगा ताकि तुम उसे सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सको। धन्यवाद अंकल गुरु, तांगवुलिन ने कहा। चांदनी चावल और ड्रैगन टेंडन खाने के बाद उसके शरीर में गर्माहट भर चुकी थी। उसका रक्त तत्व उबल रहा था और उसका मन तलवार की तरह तेज हो गया था। वो अपनी सर्वोत्तम अवस्था में था। धन्यवाद की जरूरत नहीं, तुम मेरे जूनियर हो, ये तो स्वाभाविक है। सुना है तुम श्रेक अकेडमी के छात्र हो और तुम्हारे 3 सोल रिंग हैं। भविष्य के लिए कोई योजना? बिना रुके तांगवुलिन बोला, मैं बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहता हूँ। ज़ेनहुआ मुस्कुराए, काफी महत्वाकांक्षी हो। जानते हो, श्रेक अकेडमी के ज्यादातर बैटल आर्मर के धातु मैंने ही गढ़े हैं। अगली बार जब मैं वहां आऊं तो तुम्हें ढूंढकर कुछ मार्गदर्शन दूं। सच में, ये तो कमाल होगा। तांगवुलिन खुशी से भर गया। तय रहा, अपना नंबर दे देना, अगली बार शहर आया तो कॉल करूंगा। ज़ेनहुआ एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे जो अपने क्षेत्र के शिखर तक पहुंचे थे। मुंह चैन से उनकी बात केवल झुंझलाहट निकालने के लिए नहीं थी। दरअसल वे ये भी जता रहे थे कि अब तांगवुलिन को छुपाए रखने का कोई लाभ नहीं। आत्मा परिष्करण तो मुंह चैन सिखा सकते थे, लेकिन स्वर्गीय परिष्करण ज़ेनहुआ का क्षेत्र था। भविष्य में दिव्य लोहार की निगरानी में तांगवुलिन के लिए राह आसान होने वाली थी। इसीलिए ज़ेनहुआ का इरादा था कि वे तांगवुलिन से अच्छे संबंध बनाए। तांगवुलिन थोड़ा लालची था, लेकिन लालच एक लोहार के लिए बढ़िया प्रेरणा था। मेहनत करता रहा तो आगे चलकर धन में डूब जाएगा। इसी बीच रसोई का दरवाज़ा खुला और रसोइया एक बड़ा थाल लेकर अंदर आया। थाल मेज़ तक पहुंचने से पहले ही सुगंध तांगवुलिन की नाक में भर गई। उसकी आंखें चमक उठीं, मुंह में पानी आ गया। ऐसा लगा मानो स्वाद की लहर ने उस पर हमला कर दिया हो। थाल आधा मीटर चौड़ा था। उस पर 6 विशाल झींगे रखे थे। छिलके उतरे हुए थे और उनका मांस गहरे लाल रंग में चमक रहा था। बिना किसी मसाले के भी उनसे अद्भुत सुगंध आ रही थी। आज क्या खास मौका है, तुमने रूबी श्रिम्प निकाल ली? ज़ेनहुआ चौंक पड़े। रसोइया सूंघ कर बोला, तुम तो खाने की कद्र ही नहीं करते। ये लड़का दिल से मेरा खाना पसंद करता है, ये उसी के लिए है। तुम किस्मत वाले हो। तांगवुलिन हैरान था। इस रसोइये में कोई सोल पावर नहीं थी, फिर भी वो ज़ेनहुआ के बराबर लग रहा था। ज़ेनहुआ हंसे, मेरा भतीजा शिष्य सच में कमाल है, मगर तुम्हारा नुकसान भी तो है। रसोइया मुस्कुराया, मुझे सब पता है, खाओ बच्चे। ये रूबी श्रिम्प है, ब्लड ट्रेंच की गहराइयों से पाए जाते हैं। इनका रक्त तत्व मनुष्यों जैसा है। तुम 3 खा सकते हो। तांगवुलिन ने झुककर धन्यवाद किया और एक झींगा मुंह में डाल लिया। मांस मीठा, कोमल और रस से भरा था। खाते ही गर्मी पूरे शरीर में फैल गई। उसकी त्वचा सुनहरी हो गई और गोल्डन ड्रैगन किंग की नसें उभर आईं। उसका रक्त तत्व उफान मारने लगा। ज़ेनहुआ और रसोइया अवाक रह गए। जब सुनहरी सोल रिंग प्रकट हुई तो रसोइये का मुंह खुला का खुला रह गया। तांगवुलिन में भीतर झांका तो उसका रक्त तत्व चौथी मोहर पर प्रहार कर रहा था। लहर दर लहर मोहर को घिस रही थी। क्या ये तुरंत पच रहा है? आमतौर पर तो 1 साल लगता है, ज़ेनहुआ बोले। रसोइया कंधे उचकाकर बोला, तुम ही इस राक्षस को लाए हो। 10 मिनट बाद उसका रक्त तत्व शांत हुआ। मोहर अभी नहीं टूटी, लेकिन ढीली पड़ गई थी। कुछ ही पलों में 2 महीने की साधना बढ़ गई। धन्यवाद वरिष्ठ, तांगवुलिन ने कहा। रसोइया बोला, अगर रोज ऐसा खाना चाहते हो तो श्रेक छोड़ दो और मुझे गुरु बना लो। तांगवुलिन चौंका, फिर बोला, मैं अभी श्रेक नहीं छोड़ सकता, स्नातक होने के बाद। रसोइये ने हाथ हिलाकर रसोई लौट गया। क्या वे नाराज हैं? ज़ेनहुआ हंसे। नाराज नहीं, उन्हें पता है कि श्रेक तुम्हें जाने नहीं देगा। ये 2 झींगे तुम्हारे। बाकी खाकर भी उसने मोहर तोड़ने का इरादा नहीं किया। शरीर अभी तैयार नहीं था। अंत में ज़ेनहुआ बोले, चलो अब तुम्हारे मुकाबले का समय है। चलते चलते तांगवुलिन ने पूछा, अंकल गुरु, वो रसोइये अंकल आखिर थे कौन? वो बस एक अजीब सा आदमी है। मैं ही उसका इकलौता दोस्त हूँ। खैर, किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता कि तुम उससे फिर कभी मिलोगे, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बताऊंगा। ज़ेनहुआ ने तांगवुलिन को पास झुकने का इशारा किया और हाथ से मुंह का हिस्सा ढकते हुए कहा, श्रेक अकेडमी के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है और उसे उनसे कोई लेना देना पसंद नहीं। ज़ेनहुआ के अस्पष्ट शब्दों ने तांगवुलिन को उलझन में डाल दिया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय उसे अपनी परीक्षा पूरी करने पर ही ध्यान देना था। उनके सामने एक स्थानिक द्वार खुल गया। ये द्वार उसे स्पिरिट पगोडा के स्पिरिट सोल टावर की याद दिला रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैकस्मिथ संघ के पास भी ऐसा स्थान होगा।
क्या तुम इससे परिचित हो? ज़ेनहुआ ने तांग बुलिन की आंखों में चमक देखकर पूछा। तांग बुलिन ने सिर हिलाया। हाँ, स्पिरिट पगोडा मुख्यालय में भी ऐसा ही एक द्वार है। हाँ, वे समान है, समान लेकिन अलग। श्रेक अकेडमी के अलावा कोई भी संस्था स्पिरिट पगोडा के संसाधनों की तुलना नहीं कर सकती, लेकिन हमारे ब्लैकस्मिथ संघ के पास भी कुछ खास तरकीबें हैं। ये सील किया हुआ स्थान महत्वपूर्ण खजाने और गोपनीय सामग्री रखने के लिए है। तुम इसे हमारा गोदाम कह सकते हो। केवल संघ के उच्च स्तरीय सदस्य ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जब तुम सेंट ब्लैकस्मिथ बन जाओगे, तब तुम्हें भी यहाँ आने का अधिकार मिल जाएगा। कुंजी होती है सेंट ब्लैकस्मिथ का बैज। सेंट ब्लैकस्मिथ 7वें रैंक के लोहार होते थे। तांग बुलिन उस दिन की लालसा करता था जब वो भी उस स्तर पे पहुंच सके। चाचा गुरु, क्या आत्मा परिष्करण कठिन है? तांग बुलिन ने पूछा। ज़ेनहुआ मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये कठिन भी है और नहीं भी। तुम्हारी नींव मजबूत है और दिमाग भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शक्ति कम है। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास कई ऐसे खजाने हैं जो तुम्हारी साधना बढ़ा सकते हैं। क्या तुम वो रास्ता अपनाना चाहोगे? तांग बुलिन हैरानी से उन्हें देखने लगा। चाचा गुरु, आपका क्या मतलब है? ज़ेनहुआ हंस पड़े। तुम्हारी आंखों में मैं देख सकता हूं कि तुम समझ चुके हो। इतना नाटक करते हुए शर्म नहीं आती? तांग बुलिन ने सिर खुजलाया और भोली सी मुस्कान दिखाई। बेशक वो खजानों पर हाथ डालना चाहेगा। अगर तुम खजानों की मदद से अपनी साधना बढ़ाओ तो मैं गारंटी देता हूं कि 15 साल में तुम टाइटल डुलुओ और दिव्य ब्लैकस्मिथ बन जाओगे। लेकिन चेतावनी देता हूं, तुम्हारी नींव मजबूत नहीं रहेगी और शायद तुम कभी हाइपर डुलुओ नहीं बन पाओगे। फिर भी मेरी राय में ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। युद्ध कवच तुम्हारी शक्ति और बढ़ा देगा। जैसे ही तुम्हारे पास 4 शब्दीय युद्ध कवच होगा और तुम टाइटल डुलुओ बन जाओगे, तुम दुनिया की चोटी पर खड़े होगे, ज़ेनहुआ ने कहा। चाचा गुरु, मैं हमेशा से जिज्ञासु था। अगर युद्ध कवच एक टाइटल डुलुओ को लिमिट डुलुओ जितना शक्तिशाली बना सकता है, तो वे हाइपर डुलुओ बनने की साधना क्यों जारी रखते हैं? ज़ेनहुआ ने आह भरी। वे पूरी तरह समान नहीं होते। जब तुम उस स्तर पर पहुंचोगे तब समझोगे। 2 लिमिट डुलुओ हों या समान आत्मा शक्ति वाले 2 टाइटल डुलुओ, जिसने खजानों से ज़बरदस्ती उन्नति की हो और जिसने स्वयं के बल पर उन्नति की हो, उनकी युद्ध शक्ति में बड़ा अंतर होगा। और सबसे अहम बात, केवल अपने बल पर आगे बढ़ने वाले ही देवत्व प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। पिछले 10,000 वर्षों में कोई भी देव नहीं बना, लेकिन कौन नहीं चाहेगा कि तांग संघ के संस्थापक तांग सान या स्पिरिट पगोडा के संस्थापक स्पिरिट आइस डुलुओ हुओ यूहाओ की तरह आरोहण करें? ध्यान से सोचो, अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे तो 30 की उम्र तक मैं तुम्हें दिव्य ब्लैकस्मिथ बना दूंगा। तुम इतिहास के सबसे युवा दिव्य ब्लैकस्मिथ बनोगे और संसार की चोटी पर खड़े होगे। लेकिन इसके बदले तुम युद्ध के मार्ग से मुंह मोड़ लोगे और संसार के रहस्यों को त्याग दोगे। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। अंततः तांग बुलिन बोला, चाचा गुरु, क्या आप मुझे सोचने के लिए कुछ समय देंगे? ज़ेनहुआ का प्रस्ताव बेहद लुभावना था। उसकी साधना तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन लोहार विद्या में वो स्वर्ग का वरदान था। अगर वो दिव्य ब्लैकस्मिथ और टाइटल डुलुओ बन जाता तो आसानी से 4 शब्दीय युद्ध कवच मास्टर भी बन सकता था। लेकिन उसे सोचना था कि क्या यही वो सच में चाहता है। ज़ेनहुआ मुस्कुराए। ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारी उम्र में मैं भी नहीं जानता था कि क्या करना है। वही रास्ता चुनो जो तुम्हें सबसे सही लगे, और चाहे जो भी चुनो पूरे संकल्प के साथ अंत तक निभाना, ताकि कोई पछतावा न हो। इस दुनिया में अनगिनत खजाने हैं, लेकिन पछतावे का कोई इलाज नहीं। धन्यवाद चाचा गुरु। दोनों स्थानिक द्वार से गुजरकर सील किए हुए स्थान में पहुंचे। वो विशाल था, स्पिरिट सोल टावर से बिल्कुल अलग। सचमुच एक विशाल गोदाम। चारों ओर अनगिनत द्वार खड़े थे जो अज्ञात स्थानों की ओर ले जाते थे। हाथ हिलाते ही ज़ेनहुआ तांग बुलिन को बीच में ले आए। ये अचानक हुई तेज गति तांग बुलिन को चौंका गई। ज़ेनहुआ ने एक द्वार पर हथेली रखी और हल्के धक्के से भीतर प्रवेश किया। अंदर एक बड़ा हॉल था जो ऊर्जा से भरा था। बीच में एक अवरोध से बना अखाड़ा था और एक 20-22 साल का युवक वहां प्रतीक्षा कर रहा था। उसने ज़ेनहुआ को देखकर झुककर अभिवादन किया। अध्यक्ष। ज़ेनहुआ हल्के से मुस्कुराए। तैयार हो जाओ बुलिन, ये हमारे संघ के संरक्षकों में से एक है, शेई यिनलिंग। आपस में ध्यान रखना। नमस्ते, मैं तांग बुलिन हूँ। शेई यिनलिंग बहुत सुंदर तो नहीं था, लेकिन उसमें एक ताजगी भरा आभास था। वो जिज्ञासा से तांग बुलिन को देखने लगा। ये बच्चा ऐसा क्या है कि अध्यक्ष खुद इसे मेरे सामने लाए हैं? ज़ेनहुआ ने उसके बारे में तांग बुलिन को ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसे एक अच्छा प्रतिद्वंदी मिला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंदी इतना छोटा होगा। मैं शेई यिनलिंग हूँ, निर्देशन दे।
ये कहकर वो कुछ कदम पीछे हटा और दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर तांग वुलिन को चाल चलने का संकेत दिया। कम उम्र के बावजूद तांग वुलिन के पास भरपूर युद्ध अनुभव था। वो आगे बढ़ा और युद्ध मुद्रा में खड़ा हो गया। शे यिनलिंग के पैरों से 2 पीले और 2 बैंगनी आत्मा वलय उठे। जैसा तांग वुलिन ने चाहा था, ज़ेनहुआ ने उससे अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी दिलाया था। शे यिनलिंग इस साल 20 का था और रैंक 44 का सोल एंसेस्टर था। तांग वुलिन के आगे बढ़ते ही उसके पैरों से 3 बैंगनी आत्मा वलय प्रकट हुए। ये दृश्य शे यिनलिंग को चौंका गया। शुरू करो, ज़ेनहुआ ने घोषणा की। एक पल में तांग वुलिन हरकत में आ गया। उसने ब्लू सिल्वर घास नहीं बुलाई, बल्कि जमीन पर जोर से पैर मारकर गोले की तरह आगे झपटा। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। शे यिनलिंग एक कदम पीछे हटा। उसने गहरी सांस ली और तीखी चील जैसी चीख निकाली। उसकी पीठ से पंख फैल गए और हरी आभा उसके शरीर में फैल गई और वो हवा में उठ गया। उसका मार्शल वॉल उड़ने वाला है, ईगल, तांग वुलिन ने तुरंत पहचान लिया। श्रेक अकेडमी का छात्र होने के नाते वो मार्शल वॉल पहचानने में निपुण था। तांग वुलिन ने छलांग लगाई, लेकिन वो केवल 8 मीटर तक ही पहुंच पाया, जबकि शे यिनलिंग 10 मीटर की ऊंचाई पर मंडरा रहा था। ये देखकर शे यिनलिंग निश्चिंत हो गया। जैसे ही तांग वुलिन के 3 बैंगनी वलय प्रकट हुए थे, उसे चिंता हुई थी, लेकिन हवा में आते ही अपने क्षेत्र में उसका डर मिट गया, खासकर तब जब तांग वुलिन उसे छू भी नहीं पा रहा था। उड़ने वाले आत्मा मास्टर से लड़ते समय जो उड़ नहीं सकता, उसके लिए हवा में कूदना सबसे बड़ी गलती है। उस पल वो लगभग बैठे ही निशाना बन जाता है। उड़ने वाले आत्मा मास्टर हवा में बेहद तेज होते हैं, लेकिन अगले ही क्षण शे यिनलिंग की मुस्कुराहट सिमट